इससे पहले वाला जो पढ़ाया गया था वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा है। और जो 10 क्लास में आएगा वो यही सब चलेगा। जो दोनों पॉइंट्स पिछला बार में पढ़े थे, फिर अभी दोनों मिला करके 10वां में आता है, और दोनों थ्योरी का नाम जरूर सुनने लेने मिलेगा 10वां में। पीछे वाला टॉपिक में हम लोग क्या समझे थे, भूमिका में परिमेय संख्या तक के बात किया गया था, परिमेय संख्या तक बात हुआ था। तो ये एक तरह से भूमिका 1.1 था। अब 1.2 में इसी में परिमेय संख्या की बात कर दिया गया है, तो इसमें अब अपरिमेय संख्या की बात होगा। अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में बात चलेगा। और जब 10 क्लास में जाओगे तो तुमको ये पहले का चैप्टर में मिल जाएगा, वास्तविक संख्या से बनाया हुआ पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से। तो अब हमको बस समझाना है सर कि वास्तविक संख्या मतलब क्या। जब शुरू पढ़ते जाओगे सब चीजें 9, 10, 8 सब टाइम टू टाइम और सीरियल वाइज, तो कोई भी सवाल का तुमको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर छोड़ के पढ़ोगे तब फिर समझ में यार कि वास्तविक संख्या ये क्या होता है। 9 छोड़ोगे तो 10 में हम इसका जवाब उतना नहीं दिए हैं, बस यूं ही बता दिए हैं। लेकिन इसको लिखना ही नहीं है, क्योंकि सब तो 9 क्लास में ही लिखा गया है, तो 10 क्लास में क्यों लिखना है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि ये वास्तविक संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके बाद वाला जो और आएगा चैप्टर ना, वो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, जो कि 10वां क्लास एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन, इसमें से भी कुछ कुछ मिलेगा। तो पहले हम लोग अपरिमेय संख्या का समझते हैं। जो परिमेय संख्या का डेफिनेशन था जस्ट उसमें खाली ना लगा दीजिए, ठीक है ना। वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख पाए, ठीक है ना। तो रूट में 2, √3, √15, पाई, और देखो इन सब चीजों को कुछ ऐसा संख्या, ध्यान देना कुछ ऐसा संख्या जो एक आया सर, फिर रिपीट तो हो रहा है लेकिन वही अंक बढ़ बढ़ के रिपीट हो रहा है, वही अंक बढ़ बढ़ के रिपीट हो रहा है। फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इस तरीके से अंक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम ऐसे संख्या को भी अपरिमेय ही कहेंगे। पाई भी अपरिमेय है, क्योंकि ये भी नहीं करता है, बहुत लंबा तक जाते रहता है और अंक चेंज हो के जाते रहता है, ठीक है ना। √15 में भी, 3 में भी, जितना भी रूट में संख्या होता है लगभग में, जिसका वर्गमूल नहीं टूटता है, वो सबको अपरिमेय के श्रेणी में रखा जाता है, और ये पहले भी बता चुके हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में पहले ही आ गया है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √15 ये सब चीजें अपरिमेय है। इस तरीका से रहेगा तो वो भी अपरिमेय है। इसका अगला थ्योरी कुछ होगा कि अपरिमेय संख्या के बीच में बहुत सारा अपरिमेय होता है। जैसे निकाले थे कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, वैसा ही निकालना पड़ेगा कि अपरिमेय √2, √3 के बीच में अपरिमेय संख्या निकाली, 4 को 5 को ऐसे करके, वो आगे चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। खैर हमको मेन काम तो यही 2 को समझाना था, लेकिन बीच में हम लिख दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा किताब में दिया गया है इसीलिए, ठीक। परिमेय संख्या के बारे में जो सिद्ध किया गया था कि ये पाई अपरिमेय संख्या है, कब सिद्ध किया गया था। पाई को 1700 ईस्वी के अंत में कौन आदमी, लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, ठीक है ना। मतलब कि यह अपरिमेय संख्या होता है, इसको सिद्ध करने वाला व्यक्ति का नाम यही है, ठीक है। और लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणित दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायी, माने कि पाइथागोरस के जो शिष्य लोग थे, अनुयायी माने शिष्य की तरह समझो, अपरिमेय संख्या के बारे में पता लगाया था कि अपरिमेय संख्या भी कोई संख्या होता है। और ये पाइथागोरस का ये जन्म 569 ईसा पूर्व से 479 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा पूर्व बोल रहा है ना, तो मतलब कि पीछे जाना होता है। तो पहले जमाने में पीछे चलता था, पैदा हुआ था तो और पीछे घटते जाएगा, जब 0 हो उसके बाद 1 2 3 4 लगेगा, जस्ट इस तरीके से चलता था। खैर हमको जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन बढ़िया से याद होना चाहिए, और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये बहुत बढ़िया से, क्योंकि यही चैप्टर में भी क्वेश्चन बनेगा प्रश्नावली में। वास्तविक संख्या क्या है, एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही डिफिनेशन है। एक साथ में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, या यूं कह लो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के मिला हुआ रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो अपरिमेय भी हो परिमेय भी हो, सब वास्तविक होता है, ठीक है ना, सीधी बात।
और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। वास्तविक को हम लोग बोलते हैं, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, तो इसको आर से सूचित करते हैं, बड़का आर से, तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं आर से, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है, ये डिफिनेशन में से ये वाला बात निकाल लिया गया है। वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक आता है वास्तविक संख्या रेखा। अगर ध्यान दिया होगा तो 8 क्लास में संख्या रेखा के बारे में पढ़ लिए हो, हालांकि भूमिका में ही हमको संख्या रेखा के बारे में बताना था, लेकिन हमने नहीं बताया क्योंकि उसमें पहले ही लिख दिया था कि 8 क्लास में भी आप इसके बारे में पढ़ लिए हैं, तो हम थोड़ा सा याद दिलवा दिए थे। लेकिन फिर भी संख्या रेखा को समझो तो देखो, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। मतलब कोई भी रेखा पर गिनती 1 2 3 4 5 6 दर्शा देना संख्या रेखा हो जाता है, ठीक है ना। बड़ी सिंपल है ये, इसीलिए क्या है इसको बताना, 8 क्लास में तो था। एक रेखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, दर्शा देना। 1 है माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4। इस तरीका से कोई भी रेखा पर सिर्फ संख्या को दर्शाना यही संख्या रेखा होता है। तो इस संख्या रेखा पर परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक संख्या भी, हर तरह का संख्या इस पर हो सकता है, यानी कि वास्तविक संख्या में सभ्य शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि वास्तविक संख्या रेखा ये क्या होता है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करती है, यानी कि ये दर्शाता है कि ये एक वास्तविक संख्या है, यानी कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या भी हो सकता है, जिसमें परिमेय, अपरिमेय और भी कई तरह के पूर्ण, अपूर्ण, और ये सब देख ही सकते हो कि 0 से लेकर किधर तक से पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्णांक, सब चीज तो शामिल ही है। तो मतलब वास्तविक संख्या में सारा चीजें शामिल हो सकता है, ठीक। हमको मेन चीज को समझाना था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसमें परिमेय अपरिमेय शामिल, एक नंबर रूल। और दूसरा नंबर क्या, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको परिमेय पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, और क्यू इक्वल नॉट 0 होना ही चाहिए ये, ठीक है ना, तब इसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। और यही दोनों पर क्वेश्चंस बनेगा चैप्टर में। लेकिन उससे पहले एक दो उदाहरण भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक दो उदाहरण है और इसी पर ये प्रश्नवाली में ही क्वेश्चन है, उदाहरण में ये वाला 2 क्वेश्चन दे दिया है, और बाकी थ्योरी वाला को प्रश्नवाली में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले इसको समझिएगा, बड़ा सिंपल है, और हम इसको 2-3 दिन तक खींचेंगे नहीं। एक क्वेश्चन समझोगे तो सारा क्वेश्चन बना लोगे, और बार बार एक ही क्वेश्चन समझने के बाद उसी के आधार पर है तो बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या बोला है, संख्या रेखा पर तो √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, मतलब नहीं कि √2 कहाँ आएगा, इस रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, पहले बोला था संख्या रेखा, एगो रेखा खींचेंगे और उसको ऊपर गिनती शो कर देंगे, 1 2 3 4, प्लस में माइनस में बीच में 0 रहेगा, जैसे कि यहाँ किए हैं 1 2 3, और इधर में सर 1 2 3, यहाँ पर बीच में -2 रखे ना रखे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिख दिए हैं कि अगर बाय चांस कभी दुविधा जैसा लगे कि किताब में था आप नहीं लिखे हैं तो बस लिख दिए हैं, हल्का है, मतलब कि हमको इसको कोई काम नहीं है इसको, ठीक है ना। ऐसे भी हमको इतना दूर से भी काम नहीं है, इसको भी हम हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। लेकिन चूंकि संख्या रेखा बोला है तो कुछ संख्या तो शो कर दो ना भाई, 2 3 4 5, बस इसके लिए। तो हमको जो काम का है, चलो रहने देते हैं इसको, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसके बीच में भी -2 है सर, इसको में भी 1/2 है, इसको में भी यहाँ पर है, तो सभ्य का बीच वाला आधा भी तो है ना, इन सब के बीच में भी तो आधा होता है, तो आधा भी तो है, तो सब छुपा हुआ है, बस शो ऑफ एगो कर दिए हैं समझाने के लिए, हल्का, उसको कोई जरूरत है भी नहीं। ध्यान देना, देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन हम लोग को ध्यान से समझना सिर्फ इसको कि क्या करना है। √2 बोलेगा तो इसमें हमको एक रूल्स लागू करना पड़ेगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय का रूल्स होता है, जिसको 10वां में सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और इसके बारे में 8 क्लास में पढ़ा है, पाइथागोरस त्रिक याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस त्रिक वाला में चलो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कोई भी अगर त्रिभुज समकोण रहता है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज मेरे पास में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये वाला के स्क्वायर, ये वाला और ये वाला दोनों के योग होता है, बराबर होता है, मतलब कि AC के जो होगा स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, इतना कि ये अकेले, चूंकि देखने में भी लग रहा है कि बड़ा है, छोटा ही छोटा, ये दोनों मिलेगा तब एकर बराबरी करेगा जस्टली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब अगर हमको खाली AC चाहिए तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर को रूट में चढ़ा देंगे, AB स्क्वायर
प्लस में BC स्क्वायर। तो मतलब मेरे पास में ये फॉर्मूला बनेगा और इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करके ये वाला काम किए हैं। तो ध्यान से समझना क्या सर, हमको बोला है 2 को दर्शाना है, ठीक है ना। तो हमको 1 लेना है, 0 से लेकर के 1 तक चलेंगे, ठीक है ना। 0 से लेकर के 1 तक चलेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं 1, ठीक इतना ही नापी से हमको एक स्क्वायर बना लेना है। इतना ही नापी से ऊपर में इसे ऐसे और ऐसे आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इस तरीके से नापी लेकर के बना लेंगे तो यहाँ से यहाँ इसको मिला लेंगे। अब हमको जो भी काम करना है यहीं से सब कुछ समझ में आने वाला है। देखो यहाँ से मेरे पास में यहाँ का दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ दोनों बराबर ही रखना है, क्योंकि स्क्वायर मतलब वर्ग रखना है हमको। तो वर्ग में क्या होता है, ये वाला भी और ये वाला भी बराबर होता है। अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। यहाँ से देखो OB बराबर में ये वाला, क्योंकि हमको ये नहीं ना है, ये तो निकालना हमको है, तो हमको निकालना है OB। तो OB के वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में OA के स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 1 और 1 2, तो रूट में 2। तो रूट में 2 जो मेरा ये वाला लाइनिंग है, ये लाइनिंग मेरा रूट में 2 आ गया। अब परकाल का इस्तेमाल करना है। परकाल का मुंदी यहाँ रखिएगा और जहां पर जो ये विकर्ण जैसा खींचा गया है, यहाँ से यहाँ पर ऐसे परकाल रखिए और यहाँ से ऐसे करके घुमा दीजिएगा। जहां पर ये आके कटेगा ये बिंदु, वही बिंदु मेरा होगा √2। मतलब कि इस संख्या रेखा पर √2 कहाँ है हमको समझाइए। तो जहां पर ये कटेगा वहीं पर ये √2 है, तो यहाँ पर तिरिया मार दिए कि √2 यहाँ पर जो निकाल है, ठीक है ना। यही काम को हम इधर सिर्फ हिंदी में लिख दिए हैं, जो समझाए हैं। अब अगर इसी को बोलेगा सर कि हमको √2 बोले ना, फिर तो √3 बताइए तो क्या करेंगे। तो एक काम जब हो गया यहाँ तक, तो इसके बाद में जितना ये वाला नापी लिए थे, यहाँ से एक और नापी लेंगे और वो भी समकोण टाइप में। तो यहाँ से ये है तो यहाँ से एक समकोण बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर √2 है और इसको हम मानेंगे 1। तो फिर से यही कंडीशन करेंगे सर, यहाँ से इसको के लिए निकालने का। यहाँ से O है, यहाँ पर कुछ मान लेंगे, A मान लेते B और इसको C मान लेंगे, सपोज दैट। अब इसको काम छोड़ देंगे, उसको भूल जाएंगे। अब यहाँ से हमको ये वाला लाइन √2 है और ये वाला हमको पास में 1 है, तो फिर इसको वही फॉर्मूला पर करेंगे OC बराबर, फिर सेम टू सेम इसमें भी वही करेंगे सर कि OB के स्क्वायर यानी कि √2 के होल स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर 1 के स्क्वायर। तो √2 के खाली 2 लिख देंगे और 1 कम 1 यानी कि 1। तो रूट में ये भी क्या हो जाएगा 3, तो ये मेरा आएगा √3। यहाँ पर फिर वैसे करेंगे, परकाल यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ काट लेंगे। जहां पर ये घूम करके आएगा यहाँ पर मेरा √3 हो जाएगा। फिर बोलेगा कि √4 करिए, तब जितना जितना यहाँ से लेते जा रहे हैं बराबर, इसमें भी एक समकोण रखिए और यहाँ से इसको मिलाइए। यहाँ पर हमको समकोण बन रहा है, तो ये वाला लाइन तो हमको √3 आइए गया है और इसको हम मानेंगे 1, ठीक है ना। तो फिर यही प्रोसेस करेंगे, √3 क्या स्क्वायर तो खाली 3 हो जाएगा और प्लस में 1 कम 1 तो 1, तो रूट में क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा मेरा रूट में 4। फिर यहाँ पर परकाल रखेंगे इस तरीके से, फिर ऐसे काटेंगे। यही तब तक करना है जितना हमको बोलेगा। अगर बोलेगा 5 दर्शाइए तो 5 तक करेंगे, 6 बोलेगा तो 6 तक, 10 बोलेगा तो 10 तक, बस करते जाना है ऐसा ही करके, ठीक है ना। यही स्टेप है। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछा है, उदाहरण नंबर 4 में √3 तक पूछा है, तो √3 तक हम यहीं तक बनाएंगे जो कि यहाँ पर बनाए हैं, तो वैसा ही करके भी इसमें बनाया हुआ है। और फिर क्वेश्चन में चलेंगे नहीं, तो क्वेश्चन में जो प्रश्न वाली 1.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें खाली √5 तक बोला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 4 तक गए थे, एक बार और चल लेंगे तो 5 तक हो जाएगा। और इससे अलावा हमको पास में कुछ नहीं है और उतना ही में ये आंसर खत्म हो जाता है और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लेकिन हम फिर भी प्रश्न वाली 1.2 को थोड़ा सा समझा देते हैं अच्छा तरीके से। जितना भी लिखा गया है वही चीज इसमें मिलेगा। हाँ, एक चीज और समझो इसको, यहाँ पर जितना चीज हम समझाए हैं बनाए हैं वही चीज यहाँ लिखा लेते हैं। क्या शुरुआत किए हैं पहले सर कि हम को लंबाई मान लेते हैं, भुजा वाला कोई भी यहाँ पे ले लिए। हालांकि पहले संख्या रेखा ना, पहले हमने एक संख्या रेखा लिखा खींचा, वो वाला लिख लीजिएगा, यहाँ पे भूल गए शायद। मैंने एक संख्या रेखा खींचा, जिस पर एक संख्या रेखा खींचा, ठीक है ना, एक संख्या रेखा खींचा, ये वाला काम। उसके बाद में क्या किए सर, उसमें एक मात्रक की लंबाई, मतलब कि एक ही को लिए हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 लिए हैं, एक ही मात्रक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, मतलब वो वर्ग बना लिए हैं।
वर्ग OA BC एगो यहाँ पर ले लिए हैं वर्ग, जिससे हमको समझ में आएगा कि हाँ ये है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लागू किए हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको 2 मिला, ठीक है ना। तो जब √2 मिल गया तो हमको यही तो दर्शाना है, इस पर दर्शा दिए। और एक प्रकार मतलब कि परकाल, ठीक है ना, परकाल को बोलते हैं। एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानिए, मतलब O नहीं, ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है, इसको केंद्र मानेंगे। और OB को त्रिज्या, यानी कि यहाँ केंद्र है और यहाँ त्रिज्या, तो यहाँ से ऐसे करके रखेंगे और ऐसे करके परकाल को घुमा देंगे, तो एक चाप खींच देंगे तो संख्या रेखा को P पर काटेगा, और यहाँ पर काट दिया, कोई भी बिंदु काटेगा, अपना P मानिए, मानिए, वो आपका चॉइस है। तब बिंदु P संख्या पर हम लोग √2 मान लेते हैं कि यही वाला √2 है। √3 बोलेगा तो फिर एक आगे वाला थोड़ा कटेगा, √4 थोड़ा एक और आगे जाएगा, थोड़ा और एक आगे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। आगे धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन वो पूछेंगे, ऑटोमेटिक है कि 1.2 जो प्रश्न वाली वो कंप्लीट हो जाएगा, खाली जवाब दीजिएगा और तुरंत लगेगा कि हाँ बहुत इजी था। प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो अभी थ्योरी लिखा है वही है, बस ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना कि क्या सही लिखा है या गलत। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ होता है भाई रे, अभी जस्ट ही देखे थे कि अपरिमेय, यहाँ पे वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, तो हाँ होता है, एकदम निश्चिंत है ये, ठीक है ना। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब कि इधर में 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। अब इसमें यह सोचना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो संख्या रेखा पर तो माइनस में भी जा रहा है, प्लस में भी जा रहा है, तो क्या रूट में हो सकता है? इधर वाला तो रूट में चढ़ाएंगे तो ठीक है, लेकिन इधर वाला चढ़ाएंगे और रूट में तो वर्गमूल ही नहीं टूटेगा। मतलब क्या है कि माइनस का कभी भी वर्गमूल नहीं लिया जाता है, तो ये पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस लगाने से नहीं होता है। इसका आपको लिखना होगा आंसर, तो आप हिंस से लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेन काम है समझना, ठीक है। अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान से सुने एक बार, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं सर, इसमें परिमेय भी तो होता है ने, खाली परिमेय बोलना या अपरिमेय बोलना गलत हो जाएगा। दोनों होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होता है, नहीं परिमेय भी होता है, तो ये गलत है, ठीक है ना। परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, ये हो गया। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। डॉट लगेगा तो आप आंसर देख के लिख सकते हैं, लेकिन मेन काम था जो समझना था वो समझ लिए। दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं सर। यहाँ पर बोला आगे, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। समझिएगा ध्यान से, एक धनात्मक मतलब प्लस वाला में के वर्गमूल अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है के रोके, और के रोके परिमेय होता है। अगर रूट में 7 कर देते हैं वो धनात्मक है, उसका वर्गमूल नहीं टूट रहा है, मतलब अपरिमेय है वो। 9000 तो परिमेय है, 4 है तो परिमेय है, उसको रूट टूट जाता है तो परिमेय हो जाता है। तो यहाँ बोल दिया अगर वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक संख्या का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय है। तो उदाहरण तो दे ही दिए हैं, चाहे रूट में 9 ले लीजिए, चाहे रूट में 4 ले लीजिए, जो भी लेना है आपको, रूट में 16 ले लीजिए। तो ये सब में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि आंसरवा नहीं मिल रहा है, तरीका पर फोर्स करेगा कि हमने क्या सीखा वो चीज को, ठीक। तो इसका भी जवाब आराम से मिल रहा है, बस थ्योरी को समझना है। और 3 वाला उदाहरण प्रश्नावली 1.2 के तीसरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। जैसे ये किए हैं, हमेशा याद रखना 4 बोले 5 बोले तुमको शुरुआत एक ही से करना पड़ेगा। पहले तुमको 1 को निकालना पड़ेगा, फिर 2 वाला पर जाना पड़ेगा, फिर 3 वाला पर, फिर 4 वाला पर, और फिर एक बार 5 वाला पर, और फिर यही केंद्र से ही तुमको ऐसे वृत्त खींचना पड़ेगा, बार बार यही केंद्र से, ठीक है ना। यही प्रकार रखे से और पूरा खींचेंगे। 10 बोलेगा तब भी यही करेंगे। तो इसको क्या हम 5 पर भी बताएं, 4 पर भी बताएं, 6 पर भी, सब पर हम ही बताएं। जो कंडीशन से समझाया गया बस आप ऐसे अप्लाई करते जाइए, आपको आंसर तुरंत आ जाएगा,
ठीक है ना। और ये 4 में है जो कि वो क्रियाकलाप है, जो कि इसमें भी कुछ इसी तरीके से किया है कि √2, √3 और √4 तक खींचिए। और यहाँ पर 1 2 3 4 पर बना करके खींच भी दिया है यहाँ पे फोटो में। जस्ट इसको हमको बनाना नहीं है, हमको 3 ही तक बनाना है। और ये 1.2 कंप्लीट होता है, प्रश्नावली भी और थ्योरी भी। ठीक, 1.3 वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार आगे क्लास में रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां एग्जाम में आता है ये, तो एकदम इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना, एकदम सीरियस में पढ़ना। ठीक।